गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज का अखबार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। तमाम न्यूज़पेपर के साथ और सुर्खियां क्या कहती हैं न्यूज़पेपर की, इस पर होगी चर्चा। दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक जागरण, ये तमाम न्यूज़पेपर हैं। क्या कहती हैं इनकी सुर्खियां, इस पर करते हैं शुरुआत चर्चा। बता दें कि देखिए, हिंदुस्तान अगर न्यूज़पेपर की बात करें, चाहे नवभारत टाइम्स हो, चाहे दैनिक भास्कर हो, सभी की फ्रंट पेज पर यह खबर प्रमुखता से जो है इसको जगह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पीएम संग्रहालय का उद्घाटन किया, और ये संग्रहालय इसलिए अपने आप में बहुत खास है क्योंकि देश में अब तक के जितने प्रधानमंत्री रहे हैं, 14 प्रधानमंत्रियों की जीवन से जुड़ी, उनकी राजनीतिक सफर से जुड़ी सारी जानकारी इस संग्रहालय में इकट्ठी की गई है, जिसको आम जनता देख सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कल किया, और देखिए, उद्घाटन करते वक्त उन्होंने ये बात कही कि हर एक प्रधानमंत्री बहुत ही खास रहा है। अपने नेतृत्व में उन्होंने देश का विकास किया है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, और इसीलिए इस संग्रहालय को बनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि इन प्रधानमंत्रियों के बारे में आने वाली जो जनरेशन है वो जान सके कि इन प्रधानमंत्रियों ने किस तरीके से देश के लिए काम किया, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जब उद्घाटन किया इस संग्रहालय का, तो जो सबसे पहली टिकट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस टिकट को खरीदा, और उसके बाद पूरे संग्रहालय का उन्होंने निरीक्षण किया, भ्रमण किया, और एक एक जो प्रधानमंत्री हैं, जो रहे हैं देश के, उनके बारे में जो जानकारी वहां पर इकट्ठी की गई है उसको देखा भी। आपको बता दें कि ये जो है पीएम संग्रहालय, ये है 3 मूर्ति भवन परिसर में संग्रहालय जो है ये बनाया गया है। पीएम संग्रहालय का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जैसा कि आपको बताया। और इसमें खास यही बात है ताकि आने वाली जनरेशन हो, चाहे अभी के लोग हों, सभी को इस बारे में जानकारी हो कि देश में अब तक कितने प्रधानमंत्री बन चुके हैं, उन प्रधानमंत्रियों की का राजनीतिक सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, उनका क्या क्या योगदान देश के लिए रहा, इसके बारे में सारी जानकारी इस संग्रहालय में इकट्ठी है। जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आग्रह भी किया कि वो खुद भी आएँ, अपने बच्चों को भी लेकर के संग्रहालय में ज़रूर लेकर के आएँ, ताकि जो है बच्चों को भी इसके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल हो सके। तो अपने आप में ये खास संग्रहालय, जो कि पहली बार देश में बनाया गया है प्रधानमंत्रियों को लेकर के, इसमें पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी होगी, और स्मार्ट तरीके से, यानी जो जानकारियां होंगी उनको बहुत ही अच्छे तरीके से, इनोवेटिव तरीके से दिखाया जाएगा, जिसमें कि लोग जो है उत्साह के साथ इसे देख पाएंगे, बोर भी नहीं होंगे, और जो नई नई टेक्नोलॉजी है उनका इस्तेमाल करके इस संग्रहालय में सारी जानकारी इकट्ठी की गई है। जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील भी की लोगों से कि इस संग्रहालय पर विजिट ज़रूर करें। वहीं आगे बढ़ते हुए दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को निर्देश दे दिया है कि जो उनका जो काम होगा उसको किस तरीके से करना है, उसकी जो रोड मैप तैयार करनी है वो तो अलग बात हो ही गई, साथ में उन्होंने हर दिन के हिसाब से मंत्रियों को किस तरीके से काम करना है, क्या उनका एजेंडा होना चाहिए, इसके निर्देश दे दिए हैं। तो आपको बता दें कि मंत्री जो हैं वो योगी 2.0 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित सभी मंत्री मिशन मोड में नजर आएंगे। अब लोक संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने के लिए टीम योगी अब जिलों में जमीन पर उतरेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए मंत्रियों को 4 दिन लखनऊ में रहने का निर्देश दिया है, यानी 4 दिन मंत्री जो है वो अपने विभाग से जुड़े हुए कार्यों को देखेंगे। उसके बाद 3 दिन उन्हें जिलों में उतरने के लिए कहा गया है, लोगों की समस्याएं सुनने के लिए कहा गया है। ये निर्देश दिया गया है कि लोगों की समस्याएं खुद मंत्री जिलों में जाकर के लोगों से मुलाकात करेंगे और उनसे उनकी समस्याएं सुनेंगे, और साथ ही समस्याओं का निस्तारण किस तरीके से करना है उस पर भी काम करेंगे। और अगर कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसका निस्तारण तुरंत किया जा सके तो उसको भी मंत्रियों को करना होगा, ये निर्देश दे दिया गया है। तो 5 साल के लिए लोक कल्याण के लक्ष्य की नीति को निर्धारित मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। लगातार देखा जा रहा है कि एक्शन मोड में है मुख्यमंत्री, और ताबड़तोड़ काम इस बार किया जा रहा है, और तेजी के साथ एजेंडों को तय भी किया जा रहा है। साथ ही
चूंकि कल बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती थी और उस जयंती के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबा साहेब ने जो जिस देश की संकल्पना की थी, जो सपने उन्होंने देखे थे, पार्टी उसी को एजेंडा बनाते हुए आगे चल रही है और पार्टी का ये लक्ष्य है कि देश को उसी राह पर ले जाएं जिस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ले जाना चाहते थे। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि एजेंडे जो है वो सेट किए जा रहे हैं। पहले अधिकारी जो है वो प्रेजेंटेशन दिया करते थे अपने रोड में कार्यशैली को, किस तरीके से काम करना है, विकास की गति को कैसे आगे की ओर बढ़ाना है, इसके लिए जो है रोड मैप तैयार करते थे अधिकारी और इसका प्रेजेंटेशन अधिकारी देते थे। लेकिन अब नए तरीके से काम होगा, अब मंत्रियों को इसका प्रेजेंटेशन देना होगा, जिसके लिए आपको बता दें कि प्रेजेंटेशन की शुरुआत भी हो चुकी है। 13 अप्रैल को कृषि विभाग ने करीब 2.5 घंटे तक प्रेजेंटेशन दिया था और जो रोड मैप कृषि विभाग की तरफ से तैयार किया गया वो मुख्यमंत्री के सामने रखा गया। वहीं अगर आज की बात करें तो आज यानी 15 अप्रैल को अवस्थापना और औद्योगिक विकास के सेक्टर को देखते हुए आज इनका प्रेजेंटेशन होना है इस विभाग का। वहीं 16 अप्रैल को समाज कल्याण और 19 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग प्रस्तुतिकरण देगा। मुख्यमंत्री के समक्ष रोड मैप तैयार करके रखा जाएगा कि आखिर विकास की गति को किस तरीके से बढ़ाना है, क्या रूपरेखा होगी, उसका रोड मैप तैयार होगा और प्रस्तुतिकरण दी जाएगी। तो खास बात है क्योंकि इसके पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि किसी भी स्टेट में मंत्रियों को इस तरीके के निर्देश दिए गए हों, मंत्रियों के दिन के हिसाब से उनके कार्यों का आवंटन किया गया हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये पहली बार देखने को मिल रहा है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को दिन के हिसाब से काम बांट दिए हैं। 4 दिन उन्हें लखनऊ में अपने विभाग से जुड़े कार्यों को देखना है, तो वहीं 3 दिन जिलों में जाकर के लोगों से मुलाकात करनी है, लोगों की समस्याएं सुननी है, जन समस्याओं को दूर भी करना है। तो ये रही उत्तर प्रदेश की बात। वहीं मानसून की बात कर लेते हैं। चूंकि देखिए इस बार अप्रैल से ही गर्मी पड़नी शुरू हो गई है और लोग त्राही त्राही भी कर रहे हैं कि ये जो गर्मी है अगर अप्रैल में शुरू हुई है तो मई और जून में क्या होगा। तो इसके लिए मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही जो पूर्वानुमान जो अनुमान किए गए हैं उसके बारे में तमाम न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर इस खबर को प्रमुखता के साथ बताया जा रहा है कि इस बार मानसून उत्तर भारत में जमकर बरसेगा। यानी राहत भरी खबर है लोगों के लिए और साथ ही साथ किसानों के लिए भी राहत की खबर है, क्योंकि देखिए अच्छी बारिश होगी तो अच्छी उपज होगी, फसलें अच्छी होंगी और जब फसल अच्छी होगी तो किसानों की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। और इसी का जो है अनुमान बताया दिया गया है मौसम विभाग के द्वारा और ये भी बताया गया है कि मानसून इस बार 1 जून से दस्तक दे सकता है। लेकिन इसके बारे में जो और ज़्यादा डिटेलिंग है वो 15 मई के बाद मौसम विभाग जारी करेगा। साथ ही कहाँ पर कितनी बारिश होगी और किस रफ्तार में होगी ये भी जो है पूरी जानकारी 15 मई के बाद जारी की जाएगी मौसम विभाग के द्वारा। तो लेकिन हालांकि मौसम विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मानसून जो है इस बार सामान्य रहेगा, 99% बारिश होगी और लोगों को बारिश से राहत मिलेगी, गर्मी से राहत मिलेगी। बारिश अगर हुई तो गर्मी से राहत लोगों को मिलेगी। वहीं दूसरी खबर का रुख करते हुए आपको बता दें कि चूंकि इस बार गर्मी अप्रैल से ही शुरू हुई है तो ऐसे में बिजली का संकट लगातार कई राज्यों में गहराता हुआ नजर आ रहा है। बिजली की जो डिमांड है उसकी पूर्ति नहीं कर पा रही है बिजली विभाग, जिसके लिए अब राज्यों में बिजली विभाग को ये निर्देश दिया गया है कि इस पर जो विकल्प हो उस पर बेहतर तरीके से काम किया जाए, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि एक तो गर्मी से उन्हें दो चार होना पड़ा है और ऊपर से बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है, पावर कट हो रहा है, तो ऐसे में लोगों को परेशानियां हो रही हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे भी दफ्तर हैं जो अभी भी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा उन्होंने दे रखी है, तो ऐसे में जो लोग घर से काम कर रहे हैं उनको भी दिक्कत हो रही है, जो घर में लोग रह रहे हैं पावर कट की वजह से उन्हें भी दिक्कत हो रही है। दूसरा जो है कोविड से जुड़ी हुई खबर की बात कर लेते हैं। चूंकि दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो कोविड के संक्रमण की जो दर है अब वो धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसा कि वैज्ञानिकों ने पहले भी अनुमान किया था कि चौथा वेव आ सकता है। हालांकि चौथा वेव आने से पहले केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो इसकी व्यवस्था कर रहे हैं कि चौथा वेव जो है वो ना आए, और अगर आता भी है तो उस पर क्या तैयारियां होंगी इसके लिए बैठकें भी की जा रही हैं। लेकिन वही देश की राजधानी दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में बच्चों के संक्रमित
संक्रमित अभी फिलहाल जो है संख्या दिल्ली एनसीआर यानी नोएडा की अगर बात करें तो यहाँ पर बच्चों के संक्रमित होने की खबर सामने आ रही है। तो इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये हिदायत दे दी है स्कूलों को कि पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और अगर बच्चे संक्रमित स्कूल में पाए जाते हैं तो तुरंत स्कूल को बंद किया जाए या फिर जिस विंग में बच्चे संक्रमित पाए जा रहे हैं उस ब्रांच को बंद किया जाए। ये साफ तरीके से जो है हिदायत दे दी गई है। कहां पर क्या हालात है उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। गाजियाबाद में 24 घंटे में 4 स्कूली छात्रों समेत 18 जो है बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। वहीं गौतम बुद्ध जिले में 44 बच्चे संक्रमित मिले हैं तो 78 नमूने जो हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। इसीलिए हिदायत के तौर पर शिक्षा निदेशालय का ये आदेश है कि जिस भी स्कूल में अगर बच्चे संक्रमित पाए जा रहे हैं तो उन स्कूलों को हिदायत के तौर पर बंद किया जाए। ये रही कोविड से जुड़ी खबरें। ये तमाम खबरें जो आपको बता रहे हैं, इस पर जो अपडेट आती रहेगी दिन भर, उससे भी आपको रूबरू कराते रहेंगे। इंडिया वॉइस पर इन खबरों पर नज़र इंडिया वॉइस की रहेगी और जो अपडेट होंगे वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। वहीं आपको एक और खबर की जानकारी दे देते हैं जो कि आम जनता से जुड़ी हुई है। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़े ही, लेकिन एक बार फिर से सीएनजी के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। सीएनजी के दाम में 2.5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद अब ऑटो हो, कैब हो, इनके जो संगठन हैं ये हड़ताल करने की बात कर रहे हैं। और आपको बता दें कि टैक्सी, ऑटो रिक्शा ड्राइवर के विभिन्न संगठनों ने 18 और 19 अप्रैल को हड़ताल का ऐलान किया है। सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए ये कैब ड्राइवर्स नजर आने वाले हैं। चूंकि इसके पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, उसके बाद पीएनजी के कल दाम बढ़े, उस पर इजाफा किया गया और अब आज सीएनजी के दाम में भी 2.5 रुपये की बढ़ोतरी की है। जिसके बाद आपको बता दें कि दिल्ली में सीएनजी का भाव जो है 71 रुपये 61 पैसे प्रति किलो पहुंच गया है और इसी का विरोध टैक्सी, ऑटो रिक्शा ड्राइवर कर रहे हैं। इनके जो अलग अलग संगठन हैं इसका विरोध करते हुए 18 और 19 अप्रैल को इन्होंने ऐलान किया है कि ये जो है विरोध करेंगे और हड़ताल का ऐलान किया है। अब इस पर सरकार किस तरीके से काम करेगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद देखा गया कि खाद्य पदार्थों में भी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, चाहे वो सब्जियां हो, दूध हो, तमाम जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो खाने के उपयोग में आती है उनके दाम भी बढ़ रहे हैं। तो महंगाई अपने चरम पर है और आम जनता त्राही त्राही कर रही है। ऐसे में अब सरकार जो है क्या इस पर एक्शन लेती है, किस तरीके से क्या रणनीति तैयार करती है, क्या काम करती है, ये देखना होगा। और जो भी अपडेट होंगे इन खबरों को लेकर के वो हम आप तक आज दिन भर पहुंचाते रहेंगे। इसलिए इंडिया वॉइस देखिए, इन खबरों से जो जुड़ी अपडेट होगी वो हम आप तक शेयर करेंगे। फिलहाल आज के अखबार से मुझे दीजिए इजाज़त और कल फिर हम हाजिर होंगे आज के अखबार में अखबारों की सुर्खियाँ लेकर के। फिलहाल इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।